की वीडियो में देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको हम सॉल्व भी कराएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्वेश्चन कैसे आएगा। तो ये रहे क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अभी एक एक क्वेश्चन को हम आएंगे आंसर के फॉर्मेट में लाए हैं, उसको हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कुछ आपको आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। इसमें देखते हैं कैसे हमको आंसर को आपको लिखना है। उसके फॉर्मेट को यानी कि सिनॉप्सिस को मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसके बारे में अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको देखने को मिलता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो एग्रीमेंट होता है इन्फोर्सेबल होता है उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरी जो आपको हेडिंग डालनी है, एग्रीमेंट डालना है। एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है ये आपको सेक्शन 2E में देखने को मिलेगा। अब इसमें बताया गया है कि एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ फॉर ईच अदर। मतलब कोई भी ऐसा प्रॉमिस हो जो मतलब एक दूसरे से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, अगर उसमें कंसिडरेशन के फॉर्म में हो, वो कैसे फॉर्मिंग में, कंसिडरेशन के फॉर्म में हो, तो उसको हम कह देंगे एग्रीमेंट है। यानी कि एक दूसरे के बीच जो एग्रीमेंट है कितने लोगों के बीच बनता है, 2 लोगों के बीच बनता है। बस इसमें हम केवल सिनॉप्सिस को डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा प्रोमिस क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो प्रोमिस का अगर मैं बात करूं तो 2B में आप देखेंगे प्रोमिस के बारे में बताया गया है। अब व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम अ प्रोमिस। जैसे जैसे जो प्रपोजल होता है वो एक्सेप्ट होता है, वो क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है। अब प्रपोजल आप जानते हो किसे कहते हैं, प्रपोजल कौन देता है, और ये सब डिटेल पढ़ाने का भी टाइम नहीं है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट, जितने कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको एग्रीमेंट, और जो है एग्रीमेंट को ऐसा होना चाहिए, इन्फोर्सबिलिटी होना चाहिए, यानी कि वो इन्फोर्स कराया जा सके, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब देखिए एग्रीमेंट एलोन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एग्रीमेंट केवल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, जिसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होती है वही कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसलिए वो क्या होता है, जो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होती है वो मैंडेटरी होती है, यानी कि ज़रूरी होती है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करूँ तो देखेंगे कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आप 4 टाइप से, लीगालिटी के बेसिस पे कर सकते हैं, रिजल्ट के बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, रिजल्ट ऑफ फ्री कंसेंट, और क्रिएट्स लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज बेस्ड ऑन म्यूचुअलिटी। ये सारे आपके नेचर है कॉन्ट्रैक्ट के। अब इसके बाद में इसेंशियल्स को आप देखेंगे कि सेक्शन 10 क्या है। सेक्शन 10 क्या बात करता है, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, इसको डिस्कस करेंगे। आपको लिखना है ये सब ऐसे। और इसके बाद में ऑफ़र को, अब ऑफ़र में आप बताएंगे कि जितने भी ऑफ़र होते हैं वो लॉफुल होते हैं, वो एक पार्टी के द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद में ऑफ़र को ही हम प्रपोजल कहते हैं। अब ऑफ़र जो है आपका इंग्लिश जो ऑफ़र है, मतलब ये नॉर्मल वर्ड है, लीगल वर्ड में आप प्रपोजल जिसे कहते हैं। एक्सेप्टेंस, जो ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है उसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। और जो एब्सोल्युटली होना चाहिए, यानी कि फ्री होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के जोर दबाव नहीं होना चाहिए, अर्थात इंडिपेंडेंट जिसे आप कहते हैं। अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेड, मतलब जो है, जो एक्सेप्टेंस है वो अनक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब जो कंसिडरेशन हो वो लॉफुल होनी चाहिए। समथिंग इन रिटर्न, मतलब जो आप कुछ सामान अगर कोई बंदा दे रहा है दूसरा, तो आपको कंसिडरेशन के रूप में कुछ देना होता है, तो उसी को कहते हैं समथिंग इन रिटर्न। और इसके बाद में देखेंगे मस्ट नॉट अनलॉफुल, मतलब वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए और इमोरल भी नहीं होना चाहिए। ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद में आपको ऐसे लिखना है आंसर में, अगर बात करें इधर आएंगे तो आप इसेंशियल्स में देखेंगे क्या लिखना है। इसेंशियल्स होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन। अब कंपटेंट टू पार्टीज देखिए, जो पार्टी हो वो कंपिटेंट होने चाहिए, अर्थात मेजर होने चाहिए, वो माइनर ना हो, अनसाउंड माइंड के ना हो, और जो किसी लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाइड ना किए गए हों, ऐसे लोग होने चाहिए।
फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी कि फ्री कंसेंट मस्ट बी फ्रॉम जिसमें कोएर्जन ना हो, अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड ना किया गया हो, मिसप्रेजेंटेशन ना किया गया हो, उसको गलत ना दिखाया गया हो, जो है वो सही दिखाया गया हो। ये सारे हो जाएंगे। इसके बाद में आप देखेंगे लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है, कैसा होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब वो लॉ को फॉरबिडन ना करता हो, लॉ को अल्लाह के अगेंस्ट ना हो, जिसे आप कह सकते हैं नॉट इमोरल अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, मतलब वो इमोरल ना होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई किसी को हार्म ना पहुंचाता हो, ऐसे एक तरीके से समझ सकते हैं। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली, मतलब जो एग्रीमेंट होता है वो एक्सप्रेसली नहीं होता है, यानी कि एक्सप्रेसली नहीं हो सकता है। डिक्लेयर्ड वाइड, नहीं तो उसे वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। एंड सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, देन कंक्लूजन आपको कर देना है। अब एनी इसेंशियल्स मिसिंग वाइडेबल और वन जो है अनफोर्सिएबल, इसमें मिस इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में पूछा है, तो इसलिए ओवरव्यू मैंने आपको बताया। आपका ऐसा आप आंसर लिखेंगे, आपका अच्छा नंबर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे लिखना है आपको। जब आपको सही से स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप अच्छे से एग्जाम में करेंगे। व्हाट इज एन ऑफर, यानी कि प्रपोजल क्या होता है। एक्सप्लेन इट, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन, डिस्टिंग बिटवीन जर्नल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर एंड इनविटेशन टू ट्रेड, मतलब सारे टॉपिक को इसमें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कैसे क्या करना होता है, एक एक टॉपिक छोड़ा कुछ नहीं हूँ। अब इसमें देखने को मिलेगा सेक्शन 2 ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो है ये बताता है कि प्रपोजल क्या होता है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू एन अदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain फॉर डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstain, he is said to make a proposal। मतलब कोई भी पर्सन जो है वो क्या करता है, अपनी विलेंगनेस देता है किसको, तो एन अदर पर्सन को कुछ करने के लिए या कुछ करने के लिए देता है। तो उसमें अगर वो जो दूसरा पर्सन है वो अपनी असेंट दे देता है, अर्थात कंसेंट दे देता है, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के बारे में देखेंगे कि ऑफर को कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, कैसे बताया जाता है। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट ऑफ द ऑफरी, मतलब जो ऑफरी जो प्रपोजल देता है उसे ऑफरी कहते हैं। नो वैलिड ऑफर विदाउट कम्युनिकेट, मतलब अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बारे में अगर वो नहीं बता रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो वो वैलिड नहीं होगा। जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कम्युनिकेशन के बारे में बताएं तो ये ओरल हो सकता है, बोल के, रिटर्न हो सकता है, या फिर कंडक्ट ऑफ द पार्टीज जो होती हैं उनके द्वारा, किसी भी हो सकता है, बस उनको बताया जाना चाहिए। टाइप ऑफ ऑफर के बारे में देखें तो ऑफर कितने टाइप के होते हैं। जर्नल ऑफर आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में आपको जर्नल ऑफर में मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, मतलब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है या कोई ऐसा ऑफर जो पब्लिक के लिए हो। आप केस ला भी लिख सकते हैं, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो ये जर्नल ऑफर पर आधारित होता है, इसमें एक दवा से रिलेटेड जो ये होता है। और इसके बारे में फैक्ट्स अलग से अगर बोलेंगे तो केस ला मैं बता दूंगा, कैसे केस ला आपको लिखना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अगर कमेंट करते हैं तो। जर्नल ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, ये आप केस ला लिखेंगे। अब इसके बाद में देखेंगे इनविटेशन टू ट्रेड्स। अब इसमें देखेंगे ऑफर टू रिसीव ऑफर नॉट अ फाइनल ऑफर, मतलब जब ऑफर को अगर कोई रिसीव कर लेता है तो उसे फाइनल नहीं कहते हैं जब तक उसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन शॉप विंडोज एंड टेंडर्स। इसके बाद में यहाँ आपको देखने को मिलेगा रेवोकेशन ऑफ ऑफर। इधर देखें तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में कि कैसे हम अपने ऑफर को ख़त्म कर सकते हैं देने के बाद। तो ऑफर कैन बी रिवोक बिफोर, मतलब कब हो सकता है, जब एक्सेप्टेंस ना हुआ हो तो उससे पहले ऑफर को आप क्या कर सकते हैं,
ख़त्म कर सकते हैं और किसके द्वारा, तो जो ऑफर दे रहा है यानी कि ऑफरी के द्वारा नोटिस टू अब देखिए कैसे, तो ऑफरर जो होता है उसके द्वारा ख़त्म किया जाता है नोटिस भेज के, और एक्सेप्टेंस से पहले किया जाना चाहिए, और काउंटर ऑफर एंड रिजेक्शन ऑफ ऑफर के माध्यम से भी हो सकता है। टाइप ऑफ ऑफर में देखेंगे, जनरल ऑफर आपने देख लिया, समझ लिया। अब आता है स्पेसिफिक ऑफर, तो मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप, मतलब किसी एक या किसी ग्रुप के लिए बनाया गया हो सकता है, किसी एक पर्सन के लिए बनाया गया हो, उसे हम स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। ये ऑफर जॉब टू बी स्पेशली, मतलब आप किसी जॉब के लिए क्या कर रहे हो, ऑफर आपको मिल रहा हो, स्पेशली ऑफर हो जाएगा, यानी कि वो आपके लिए ही बनाया गया है। अब देखेंगे इनविटेशन टू ट्रीट, जो आपने अभी इधर देखा है वो ही चीज़ लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से डील करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका कैसे आएगा, तो आएगा डिफाइन एक्सेप्टेंस रूल्स रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के कौन कौन से रूल्स होते हैं, एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, आप कैसे उसे एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं, एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, ये सब आपको देखना है। टेंडर्स एंड एक्शन, ये आपका है टॉपिक। एक्सेप्टेंस को कहाँ डिफाइन किया गया है ये देख लेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे एक्सेप्टेंस को कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है। भाई एआई के द्वारा बनाया गया, थोड़ा इसमें इशू आपको देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको क्या मांगूंगा, ये माफ़ी मांगना चाहूँगा। बस हेडिंग देख लीजिए। पहला हेडिंग आपका क्या रहेगा, आपका पहला हेडिंग रहेगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब कम्युनिकेशन कैसे होता है एक्सेप्टेंस का, मतलब जो एक्सेप्ट कर रही पार्टी वो क्या करेगा, जो ऑफर दे रहा है उसको बताएगी, कम्युनिकेट करेगी। वो ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, या फिर बाय कंडक्ट के द्वारा भी हो सकता है। ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में आप देखेंगे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस को कैसे हम रिवोक करें, मतलब मान के चलिए आपने एक्सेप्ट दे दिया, अब आप एक्सेप्टेंस देने के बाद रिवोक करना जानते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को हटाना चाहते हैं, तो हटा कैसे सकते हैं, तो एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक बिफोर कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, सेक्शन 5 में आपको देखने को मिलेगा। कोई टेंडर से रिलेटेड है तो उसके लिए आप देख लेंगे, और बाइंडिंग नेचर का होता है, ये सब लिखेंगे, ऐसे आपको आंसर लिखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थोड़ा उसमें मिसिंग था, तो इसके लिए आप भाई मैं तो कुछ किया नहीं हूँ, ये आई के द्वारा वीडियो बनाया गया, तो इसलिए थोड़ा एआई से गलती हुई है। देखिए डिफाइन कंसिडरेशन, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन इसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्शन, मतलब कंसिडरेशन को डिफाइन करना है, उसके इसेंशियल्स को लिखना है, और एक्सेप्शन को भी लिखना है कि कहाँ पे कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और आपको प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कि कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जो विदाउट कंसिडरेशन के भी क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। कंसिडरेशन की डिफिनेशन आपको 2DD में 2 सेक्शन डी में देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद में आप कंसिडरेशन के बारे में लिखेंगे, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, इसेंशियल्स को लिखेंगे, और इम्पोर्टेंट्स को लिखेंगे। ये हेडिंग केवल आपको याद करना है। अब इसके बाद में आप एक्सेप्शन लिखेंगे। अब एक्सेप्शन देख लीजिए, आपका आ जाएगा नेचर ऑफ लव एंड अफेक्शन, पोस्ट वॉलंटरी सर्विस, टाइम बेयर डेप्ट ये लिख देंगे। एंड इधर कंक्लूजन हो जाएगा आपका। कंक्लूजन आपको हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है। अब इसके बाद में आप देखेंगे, एक मिनट, थोड़ा मैं जूम करने के चक्कर में हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट्स देखेंगे, जो आपको एक क्विड प्रो क्यू करके एक क्या है, लीगल मैगजीम है, जिसमें बताया जाता है समथिंग इन रिटर्न, इस लीगल मैगजीम को लिखेंगे। और इसके बाद में एक्सेप्शन लिखेंगे, नेचुरल लव अफेक्शन, पोस्ट वॉलंटरी, टाइम वेयर्ड, ये आपने देखा ही है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखेंगे, इसके एक्सेप्शन लिखेंगे, एग्रीमेंट, देन आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, हाउ हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लीगल पोजीशन ऑफ अ
माइनर मतलब लीगल पोजीशन में जो माइनर होता है तो उसका नेचर कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट का, वो इफेक्ट कैसे करेगा माइनर एग्रीमेंट को। तो कंपटेंट पार्टीज होनी चाहिए, आपका सेक्शन कौन बताता है, 12 बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ऐसे एज ऑफ मेजोरिटी देख लेंगे, ये एज ऑफ मेजोरिटी में आप देखेंगे कि 18 ईयर्स होनी चाहिए, और वो है जो है मेजोरिटी एक्ट के द्वारा होनी चाहिए, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के द्वारा। इंडियन मेजोरिटी एक्ट में जो है एक्सेप्शन आता है गार्जियंस या कोई ऑफिशियल जो है अपॉइंट बाय द कोर्ट, जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो उसकी एज कितनी होती है, 21 ईयर। माइनर एग्रीमेंट कैसा होता है ये लिखेंगे। इफेक्ट ऑफ माइनर एग्रीमेंट के बारे में आप लिखेंगे कि फ्रॉड और मिसप्रेजेंटेशन और अनजस्ट इनरिचमेंट ना हो, नॉट स्टॉपल अगेंस्ट माइनर, कैन ऑलवेज डिनाई एज एंड प्लीड माइनॉरिटी। लाइबिलिटी लिखेंगे कि पेरेंट की क्या क्या राय है, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी क्या क्या राय है। लाइबिलिटी होगी कि पेरेंट्स एंड गार्जियन नॉट लाइबल फॉर फ्रॉम बर्थ, ये सब आप देखेंगे। नेसेसरी के बारे में लिख देंगे कि क्या क्या ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देन करेंगे कंक्लूज़न, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कोई अभी डाउट है या फिर कोई नया क्वेश्चन आप चाहते हैं, उस पे से नोट्स चाहते हैं तो बताइए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेसिकली ये चैनल जो है आपके लिए बनाया गया है। ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। सारे सेमेस्टर को आपको यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, और आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप सीधा KWL क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। PDF ऑलरेडी वहाँ पे भेज दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।